गुड इवनिंग। आवाज नहीं आ रही क्या? आ तो रही है आवाज। देखो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैग्नेटिज्म कंप्लीट है। बट तुम लोगों में भी शायद थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है चैप्टर, बहुत ज्यादा। चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, राइट? सबको ही लग रहा है डिफिकल्ट है क्या ये चैप्टर? मुझे तो लगा यही सबसे इजी है। ठीक है, तो एक बार इस चैप्टर का ना, अभी तक जो हमने पढ़ा है, मैंने तुम लोगों को पीडीएफ भी भेज दी है। सारा कंप्लीट करके हम लोग आज वही रिवीजन करेंगे, ठीक है। मंडे से एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे इस चैप्टर का, और उसके बाद से अगली क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक मैम है, इसके सारे फॉर्मूले बता दोगे? क्या कह रही थी कृतिका? मैम सारे फॉर्मूले रिवाइज करवा दोगे? हाँ हाँ, इसके सारे फॉर्मूले वगैरह वो रिवाइज करा लेंगे, कौन सा। ठीक है, आज वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अगली क्लास में आज मैं तुम्हें फॉर्मूले रिवाइज करा दूंगी, और अगली क्लास में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ईएमआई। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो और भी इजी चैप्टर है, ईएमआई इससे भी ज्यादा इजी है। और फिर है अल्टरनेटिंग करंट, वो इससे भी ज्यादा इजी है, बट उसमें थोड़ी सी समझने की चीजें हैं। देखो, मैग्नेटिज्म, अल्टरनेटिंग करंट, ईएमआई, ये ऐसे चैप्टर से एक बार समझ लिए ना, उन्हें भूल नहीं सकते तुम। मतलब इस तरीके के चैप्टर है, अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो भूलने की दिक्कत नहीं होगी। फिर ऐसे ही फिर सबसे मेरा फेवरेट चैप्टर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो भी ऐसा ही है, बच्चों को डिफिकल्ट तो लगता है। नहीं, देखो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ना मेरे को भी पढ़ाने में दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें रे डायग्राम बनाने होते हैं ना। अगर एक भी डायग्राम इधर उधर हो जाता है तो फिर बच्चों को समझाने में इशू आ जाता है। तो रे डायग्राम है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, बट हम उसको भी कर लेंगे, और बहुत अच्छे से करेंगे। ऐसे करेंगे कि तुम भूलोगे नहीं, ट्रिक्स वगैरह भी बताएंगे, ठीक है। और कोई नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटेंस पढ़ना है कुछ बच्चों को। तुम लोग प्रॉब्लम शेयर कर दो अपनी, अगर कैपेसिटेंस में कुछ कर रहे थे तो कुछ दिक्कत आई है। तुषाल ने भेजी है कुछ प्रॉब्लम, तुषाल की डिस्कस कर लेते क्या करें फिर? कौन चाहता है कि पीवाई क्यूज रिवाइज करें कैपेसिटर के, और कौन चाहता है कि हम मैग्नेटिज्म का रिवीजन करें? ये मतलब ये समझ नहीं आ रहा है ये किसके लिए है। हाँ बस बोलो। हाँ जी बेटा। मैम कैपेसिटेंस के पीवाईक्यू। मैम कैपेसिटेंस। दो वोट आए हैं बस, प्रिंस राठौर का भी पीवाई क्यूज, पीवाई क्यू। और तुम लोगों को सबको तो मैंने पीवाई क्यू की पीडीएफ शेयर कर दी थी। मैम वो तो कर ली। पूरी कर ली वो? नो मैम, बस 3-4 रह गए मेरे, तो कंप्लीट हो गए बस। तो पूरे सारे पीवाई क्यूज वही है, उससे ज्यादा पीवाई क्यूज मैं बैठ के थोड़ी बनाऊंगी। सारे पीवाई क्यूज उसी में ही है भाई। 24 के 23 20 22 जो भी आया है सारे हैं वो।
एक सेकेंड। ठीक है, मैं पीवाईक्यू ही कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप लोग कह रहे हो टफ क्वेश्चन ढूंढ रही होंगे मैम, है ना? हाँ, टफ क्वेश्चन से ढूंढ रही थी, सही कह रहा है। पर देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे नहीं। उसका रीजन ये है कि अगर मैं अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन कराऊंगी तो पूरी क्लास में 3-4 ही होंगे, जो बहुत ज्यादा लेंथी लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, अपनी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं भाई जो अभी मीडियम टाइप क्वेश्चंस में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसे सोचो। ठीक है, तो अभी डिफिकल्ट नहीं लेके चलेंगे क्वेश्चंस, और डिफिकल्ट का कोई फायदा भी नहीं है, आ भी नहीं रहे हैं कुछ सालों से। जिसको डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने, डिफिकल्ट में भी मैं वो वाले कराऊंगी जो रिपीट होने के चांस हैं। मैं ओपन कर दी। अरे यार, कुछ कुछ बच्चों ने तो भेजे हैं करके क्वेश्चन तुम लोगों में से। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे भाई स्टार्टिंग से ही। पहले सबसे पहले मेरा फेवरेट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यही अरे तुम्हें तो आंसर भी दिख गया। ये वाला मेरा फेवरेट क्वेश्चन, ये वाला करो तुम लोग सॉल्व। तुषार एक्टिव रहना बेटा, है ना? मैं भी जो तुम्हारी डाउट है वो सारे यहीं पे डिस्कस हो जाएंगे। क्लास ज्वाइन कर लो। देखो क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं साथ साथ में। इजी क्वेश्चन है। दोनों कैपेसिटर को 18 वोल्ट की बैटरी से लगाया जाता है, दोनों पैरेलल में है, फिर डिस्कनेक्ट कर दिया दोनों को। दोनों में कैपेसिटेंस सी वाले में डाइलेक्ट्रिक रखा जाता है। पूछ रहा है फाइनल कॉम्बिनेशन क्या होगा, मतलब फाइनल कैपेसिटर को, सॉरी, पोटेंशियल कितना होगा, वी कॉमन जिसे बोलते हो। राहुल ने तो करा भी होगा ये क्वेश्चन। राहुल, कराए थे मैंने। हाँ, हिमाचल वालों तुम्हें तो आते होंगे, कर दो आज, गर्दा मचा दो ग्रुप पे एकदम। नहीं नहीं, 6 वोल्ट आया है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आंस कैसे किया आप बताओ? ये याद वाले नहीं चलेंगे, सॉल्व करने हैं दोबारा। देखो भाई, दो पैरेलल कैपेसिटर हैं। तुषार आप हो क्लास में? यस या नो बोलो। यस। हाँ, देखो आपको दिक्कत आ रही थी ना, तो यहाँ पे आप समझ लेना। देखो दो क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं बेटा, एक कैपेसिटर सी है, दूसरा कैपेसिटेंस तुम्हारे पास 3C है। दोनों को कितने कितने वोल्ट पे चार्ज किया गया है? देखो 18 वोल्ट तक दोनों को चार्ज किया गया है, तो इसका क्यू कितना हो जाएगा? 18 CV। और इसका चार्ज कितना हो जाएगा भाई? 18 3 जा 56, 54। मैम 54। 54 CV। इसका चार्ज इतना हो गया। अब दोनों को डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने के बाद द स्पेस बिटवीन द कैपेसिटर इज C इज कंप्लीटली फिल्ड विद ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9।
मतलब जो ये सी वाला है भाई, इसका क्या करते हैं, कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं, जो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू है 9 है। अब देखो होगा क्या, दोनों की बैटरी उड़ा दी। बैटरी रिमूव करने के बाद क्या कांस्टेंट रहता है, बैटरी रिमूव होने के बाद चार्ज। बैटरी रिमूव होने के बाद अपने पास चार्ज रिमेन्स सेम, ठीक है, चार्ज सेम रहेगा, चार्ज तो सेम है। अब अपने पास कॉमन, वी कॉमन का फॉर्मूला क्या है, देखो क्यू इनिशियल प्लस क्यू, मतलब दोनों का Q1 Q2 अपॉन Q2 C1 प्लस C2, यही है। C1 C2। अब ये देखो जो ये Q1 Q2 है बेटा, ये कौन से चार्ज हैं, दोनों कैपेसिटर के इनिशियल चार्ज है ना। Yes. भाई ये कहाँ से आया ये फॉर्मूला, Q Yes, इनिशियल इक्वल्स टू Q फाइनल से आया है। Q इनिशियल यानी Q1 प्लस Q2 के इनिशियल चार्जेस। तो इनिशियल चार्जेस Q1 Q2 के कितने हैं भाई, 54 प्लस 18 कितना हो गया, 72। 72, 72 CV हो गया। अब देखो C1 प्लस C2, बेटा जो C2 यानी तुम्हारा जो 3C वाला कैपेसिटेंस है, क्या उसमें कुछ चेंज आया है, इज देयर एनी चेंज C2 में। मैम द बेटा कैपेसिटेंस जो रखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक जो रखा है, सिर्फ एक में रखा है जिसका कैपेसिटेंस C है ना। तो C वाले का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ C, राइट, आप लिखोगे K टाइम्स ऑफ C प्लस C2 कितना रहने वाला है, 3C एज इट इज। तो अब इसको सॉल्व कर लो आप, V कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बेटा इस C1 वाले का कैपेसिटेंस चेंज हो गया, जब भी हम कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो वो K टाइम्स हो जाता है। तो कितना आया तुम्हारा आंसर, जल्दी बताओ, 72 672 CV अपॉन ये कितना हो गया, 9C प्लस 3C, 12। तो यानी 6। 12 6. हाँ तो डिवाइड 12 6 6 volt. 7, तो 6 निकला गया। अलग वेरी, तो ये समझ में आया अभी इसको, उसको यस मैम। नहीं, तुषार को उसका डाउट था। अच्छा, ठीक है। ये वाला करेंगे, देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपके पास एक ही कैपेसिटर है जिसमें दो डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखे गए हैं अलग अलग थिकनेस पे। एक थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक रखा गया है जिसका कांस्टेंट 3 है डाइलेक्ट्रिक, एक का जिसका 4 है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, मैं थोड़ा जूम इन कर देती हूँ। अब कह रहा है कि दो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को सेपरेट किया गया है एक फॉइल से, मतलब वो कॉमन सी बात है, एक सेपरेशन है, मतलब देयर इज सम डिफरेंट पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेट फॉइल का। तो वोल्टेज पूछा है कि इस फॉइल का वोल्टेज कितना आएगा, द वोल्टेज फॉर दिस फॉइल। कैसे निकालेंगे भाई, आपको वोल्टेज 100 वोल्ट की टोटल है, मतलब यहाँ पर है, और इस पॉइंट का दो आउटर प्लेट का पोटेंशियल 100 वोल्ट है, बीच में दो कैपेसिटेंस बन गए। आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि देयर इज टू कैपेसिटेंस यहाँ पर, और वो दोनों कैपेसिटेंस किस में लगा सकते हो तुम लोग, सीरीज में सीरीज में होंगे दोनों, क्योंकि बीच में डिफरेंट पोटेंशियल है। तो C1 और C2 का वो निकालो, C1 और C2 का कितना आ रहा है। और तुम्हारे पास C1 C2 आ जाएगा तो देखो Q इक्वल्स टू C भी होगा। अब ये दोनों सीरीज में है तो बेटा C इक्विवेलेंट से तुम Q निकाल सकते हो, तो Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इनटू वोल्टेज। अब चार्ज जो टोटल आएगा बेटा, तुम्हें पता है दोनों सीरीज में, तो दोनों के पास Q कैसा आने वाला है, सेम आने वाला है, Q सेम आने वाला है, और एक का आप कैपेसिटेंस निकाल लोगे तो क्या वोल्टेज नहीं आ सकती बीच वाले फॉइल की, समझ रहे हो। तो इस तरीके से सोचना है क्वेश्चन, घबराना नहीं है पेपर में।
देखो C कितना हो जाएगा, A एप्सिलॉन बाय D, K A एप्सिलॉन बाय D। K कितना है 3, A एप्सिलॉन बाय D। बेटा कितने थिकनेस में है, 0.5 mm की थिकनेस है ना, 0.5, ठीक है। C2 कितना हो जाएगा, K 4 है, 4 A एप्सिलॉन अपॉन थिकनेस कितना है 1 mm, तो ठीक है। C1 C2 कितना आ जाएगा, C1 बाई C2। देखो रेशो में भी काम चल जाएगा, 3/4 आएगा, कितना आएगा, कितना आया भाई 3 इसका upon 2। 3/2। ये 4 देखो 0.5 के पास चला जाएगा तो 20 यानी पॉइंट लग जाएगा, तो 3/2। तो ये C1 C2 का रेशो है। अब हमें चार्ज चाहिए, Q इक्वल्स टू CV होता है, तो यहाँ से Q इक्वल्स टू CV। अब तुम्हें ये पता है कि दोनों में चार्ज सेम रहेगा। देखो आप इसको बिना रेशो के भी कर सकते हो और C इक्विवेलेंट निकाल के भी कर सकते हो, तब भी आंसर सेम आएगा। बट हम क्यों कर रहे हैं कि दोनों में चार्ज का रेशो भी सेम आने वाला है। तो चार्ज सेम है तो डायरेक्टली पोटेंशियल किस पे डिपेंड हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C के, कैपेसिटेंस। हाँ V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/C। करो अब यहाँ से, तो V1 आप निकाल लोगे, V1 आप लिखोगे कि Q अपॉन C1 है, क्योंकि Q तो सेम है दोनों में। V2 आप सॉरी इनवर्सली है ना, तो C2 लगाओगे, V2 हो जाएगा Q अपॉन C। तो V1 V2 का रेशो निकाल लो, और टोटल रेशो 100 वोल्ट से ज्यादा का हो नहीं सकता, तो बेटा करो V1 बाई V2 कर लो, V1 बाई V2 C2 बाई C1 हो जाएगा। बोलो यस मैम। इनवर्सली रेशो है ना, V1 बाई V2 C2 बाई C1। तो मान लो जो पहला कैपेसिटर है उसके पास वोल्टेज V1 है, दूसरे के पास वोल्टेज V2 है। अब देखो C2 कितना आया है, ये तुम्हारे पास रेशो है, तो उल्टा लिख दूंगा ये 2/3। तो यानी तुम्हारी जो ये 100 वोल्ट है बेटा, ये इस रेशो में बटेगी, 2/3 के रेशो में, ठीक है। तो यू कैन राइट V1 इक्वल्स टू 2/3 ऑफ V2। अब V1 प्लस V2 100 वोल्ट है, निकालो अब कितना आएगा। अब तो हो गया तुम्हारा आंसर। V1 निकाल लो, V1 मैम 60 आ रहा है। 160 कैसे आ सकता है, 100 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकती। मैम 60 मैम 60। मैम 60 बोला। हाउ, कैसे आया, मैम इसको ऐड कर दिया, जो हमारा आया है V1 तो इक्वल टू 100 रख दिया, आ गया। हाँ देखो टोटल वोल्टेज 100 से ज्यादा नहीं हो सकती ना बेटा, V1 प्लस V2 100 से ज्यादा नहीं हो सकती ना। तो आप V1 को क्या लिख सकते Yes. हो, V1 नहीं 2/3 V2, ठीक है। इसको V2 लिख दो इक्वल्स टू 100। तो V2 कितना आ गया तुम्हारे पास, 3 और 1 60। 3 एलसीएम लोगे ना, 3 तो 5/3 आएगा ना। है ना, यस तो मैम। ये 20 हो गया, तो V2 कितना आ गया भाई 60 वोल्ट, ठीक है। इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ये V2 आया 60 वोल्ट, तो V1 के पास कितना वोल्ट बचेगा, मतलब 40 वोल्ट उसने ड्रॉप कर दिया। तो इसका मतलब समझ गए कैसे आया है। देखो यहाँ पर एक प्लेट ये है, ए प्लेट, ये तुम्हारी फॉइल है F, और ये तुम्हारी कौन सी प्लेट होगी, उस कैपेसिटर की B प्लेट, समझ गए। इस तरीके से है। अब देखो A और B का पोटेंशियल कितना है, तुमने यहाँ पे निकाला है, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। इस तरीके से A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 100 होना चाहिए। V2 कितना आया है भाई 60 वोल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर 40 वोल्ट का ड्रॉप आया होगा, इस तरीके से निकाल सकते हो वोल्टेज 60। तो चले आगे, समझ में आया ये क्वेश्चन। Yes, ma'am. Yes. हाँ इसमें C इक्विवेलेंट से भी कर सकते थे, C इक्विवेलेंट निकाला, Q टोटल निकाला,
उससे भी हो सकता है, पर सी इक्विवेलेंट में दिक्कत ये आती, आपके पास इंडिविजुअल C1 नहीं होता कि इंडिविजुअल C1 C2 कितना है, उसके लिए फिर सॉल्व करना पड़ता आपको ए एप्सिलॉन बाय डी, इसलिए रेशियोज में काम कर लिया। मैम हमारा आंसर इसमें 60 क्यों, मतलब V1 हमारा 40 आ रहा था ना। बीच वाला चाहिए ना कि 40 ड्रॉप होने के बाद उस एफ और बी के बीच में कितना आएगा। देखो दो पोटेंशियल डिफरेंस आए ना, एक तो एएफ और एक एफपी वाला, यस तो V2 भी तो अपना एफ वाला पोटेंशियल होगा, एफ वाला ही। देखो ये बी वाला पोटेंशियल तो जीरो पे ही है, बी वाली प्लेट तो जीरो पे कनेक्टेड है ना, ऊपर वाली 100 पे कनेक्टेड है। तो अगर एफ बी का पोटेंशियल B2 है और बी जीरो से कनेक्टेड है, तो 60 वोल्ट किसका होगा पोटेंशियल, प्लेट बना के समझा है, आ गया। देखो हाँ, जो बी प्लेट है बेटा वो 0 वोल्ट पे है ना, और एफ और बी के बीच का पोटेंशियल 60 वोल्ट है, दैट मींस ऑटोमेटिकली सारा पोटेंशियल 60 वोल्ट का तुम्हारी एफ के पास है, विच इज योर कंडक्टिंग कॉइल। चलो वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रखना, मतलब समझ के याद रखना। भाई ये वाला क्वेश्चन तो मैंने क्लास में भी बहुत बार कराया है, ये बहुत प्यारा 2022 के जितने भी क्वेश्चंस आए ना, बहुत प्यारे क्वेश्चंस आए हैं, इन्हें स्टार मार्क कर लो। ये कर लिया था E1 बाई E2 का रेशो, यस मैम। ठीक है। तो शाल बेटा आपका हो गया था पक्का। कौन कौन चाहता है कि मैं एक बार ये एक सवाल कराऊं, हैंड रेज करो, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए बोल रही हूँ। धनंजय चाहता है सिर्फ एक, और दीदी चाहती है, सब चाहते हो, ये जो सब चाहने वाले हैं इस सवाल के लिए। तुमने टीपीपी जब मैंने भेजी थी तो तुमने टीपीपी को क्यों नहीं चाहा, अब तुम चाह रहे हो, तुम जब क्यों नहीं चाहते। मैंने हिमाचल वालों को तो करवाया ही है ये। अब चाह रहे हो सारे। सुनो यहाँ पे, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पर ये तुम खुद से ट्राई करोगे, बिकॉज ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए। यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो दोनों कॉन्सेप्ट यूज होंगे, बैटरी रिमूव और बैटरी कनेक्टेड। इसमें ये वाला जो कैपेसिटर है, यहाँ पर बैटरी रिमूव हो जाएगी और ये बैटरी कनेक्टेड रहेगी, सॉरी ये कैपेसिटर कनेक्टेड रहेगा। बैटरी रिमूव होने पर हमारा चार्ज सेम रहता है और बैटरी कनेक्टेड होने पर वोल्टेज सेम रहता है। बस अगर तुमने ये पकड़ लिया तो तुम सारे काम को कर लोगे। अब बैटरी रिमूव होने के बाद अगर चार्ज सेम रहेगा और तुमसे कहा जाएगा कि एनर्जी निकालो स्टोर्ड, तो तुम्हें फॉर्मूला कौन सा लगाना है भाई, Q2/2C वाला, ठीक है, क्योंकि चार्ज सेम है। और अगर वोल्टेज सेम रहे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, हाफ CV², ठीक है। ये भी याद रखने हैं 2 पॉइंट, बस ये 2 पॉइंट गांठ बांध दो, यू विल डू दिस क्वेश्चन इजीली। आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है वैसे, ये वाला ट्राई करो, दिस क्वेश्चन इज आल्सो। सुमित कर लिए होंगे ना सारे, बस मैम ये वाले हो गया सारे, बस वो वाले नहीं हो पाए थे, वो जो डायगोनली के उसमें थे, डाइलेक्ट्रिक डायमेट्रिक। ना, मतलब डायगोनली डाइलेक्ट्रिक डाल रखे थे, वो तो समझ में नहीं आ रही थी क्या करना है। क्वेश्चन नंबर बता। मैम नीचे ही होगा, मतलब डायगोनली डाल रखा है डाइलेक्ट्रिक। मैम उससे इंटीग्रेट करना पड़ेगा छोटा छोटा थीटा पार्ट। पे, जिसमें किसी एंगल थीटा पे रखते हैं, यस मैम वही वाला। वो आर्यन ने पूछा था। आर्यन तुमने एक बार पूछा था ना वो एन वाला ऐसे करके, उसी तरीके से इंटीग्रेशन होता है उसमें। आंसर में तो मैम पता नहीं क्या ही दे रखा है, देखा ही नहीं आंसर। नहीं, आंसर से तुम्हें समझ भी नहीं आएगा अगर एक बार कॉन्सेप्ट नहीं आता तो, इसलिए आंसर मैम से देखा ही तो नहीं। चीजें समझ नहीं आती। प्रिंस ने भी एक क्वेश्चन भेजा था कैपेसिटर का ही, पहले ये करो फिर करते हैं वो वाले क्वेश्चन।
हो गया ये वाला 109। जो डायगोनल वाला मैम क्वेश्चन है इसको ना, आप मैं वो सॉल्व करके भेजूंगी, तब देखना, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, यहाँ नहीं हो पाएगा, वरना फिर वो पूरा टाइम यहीं खा जाएगा तुम्हारा। हाँ जी, हुआ। देखो देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है भाई, जिसकी ये कैपेसिटर है, ये देखो इसकी विड्थ 4 सेंटीमीटर है, लेंथ 8 सेंटीमीटर है, एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 4 mm। मतलब ये दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है ये तो 4 mm दिया हुआ है। लेंथ और विड्थ, देखो एरिया होता है ना कैपेसिटर की प्लेट का, तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ इसमें 8 सेंटीमीटर दे दी, यानी दिस। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है और विड्थ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी जो इनकी थिकनेस होती है ना प्लेट की, कुछ वो दी हुई है इन्होंने 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे तुम 240 बी है। लिख सकते हो, विच इज 240। अब देखो इनको किस में कनेक्ट किया गया है, 20 वोल्ट की पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया इस प्लेट को। अब क्या बोल रहा है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ कांस्टेंट 5 हैविंग लेंथ, मतलब एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका 5 है। भाई तुम कुछ बोल रहे हो क्या? ऐसे मच्छरों की सी आवाज आ रही है, पता नहीं कौन क्या कुछ कुछ कह रहा हूँ। अब देखो क्या कह रहा है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है जिसका, उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, विड्थ 4 सेंटीमीटर है और थिकनेस 4 mm है। तो इसका मतलब बताओ ये कैसे सेटअप, कैसे रखा गया होगा, ये तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैसे रखा गया होगा। इसकी लेंथ तो खुद 1 मैम सेंटीमीटर पैरेलल है में। इस डाइलेक्ट्रिक। अब देखो इसका थिकनेस 4 mm है, मतलब ये पूरा, ये तो इसकी पूरी 4 mm हो गई थिकनेस तो। ठीक है, अब क्या बोला है, इसकी विड्थ 4 सेंटीमीटर है। विड्थ समझ गए क्या होगी, इसकी विड्थ 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये पूरा 8 सेंटीमीटर है, तो सिर्फ इतने सेंटीमीटर में ही आया होगा तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक, यानी इतना। और ये पूरे में जब कंप्लीट आया होगा, क्योंकि इसकी थिकनेस भी 4 mm, मतलब इनके बीच में स्पेस भी 4 mm है, और तुम्हारा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये खुद भी 4 mm का है। तो मतलब ये पूरे स्पेस में इसने एंट्री ले ली है। और बस, लेकिन ये डिस्टेंस कितनी आई है इसने जो कवर करी है, 1 सेंटीमीटर, राइट। ये 1 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहा है, हो गया सब कुछ। अब बोल रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड कितना है ये निकालो। तो एनर्जी स्टोर्ड देखो बेटा, दो तरीके के कैपेसिटेंस बन गए ना, C1 ये बन गया और ये C2 बन गया। ऐसे नहीं कर सकते क्या, C1 C2 बन गए ये दोनों। किसमें होंगे, सीरीज में कि पैरेलल में? दोनों मैम पैरेलल पैरेलल। में होंगे। अरे पैरेलल में होंगे, यस मैम। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो दोनों प्लेट, देखो जैसे दोनों, इसका भी प्लेट मान लो पोटेंशियल कुछ ए होगा इस प्लेट का, और इस प्लेट का भी मतलब कुछ पोटेंशियल बी, यानी 120 वोल्ट से कनेक्टेड है। और ये जो तुम्हारा C2 है बेटा, ये भी 120 वोल्ट से कनेक्टेड है, राइट। तो ये C1 C2 दोनों किस में बनेंगे, both will be in parallel because they both are connected in with the same potential। देखो ये इसलिए पैरेलल में बने क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है। इस तरीके से बनेगा, ये C1 और ये C2। अब दोनों की जो ये प्लेट्स हैं ये कॉमन है ना, मैंने क्या बोला, जब भी ये प्लेट कॉमन होंगी तो कैपेसिटेंस पैरेलल में होंगे, तो पैरेलल में होंगे। अब पैरेलल में डायरेक्ट कैसे ऐड कर दोगे, C1 प्लस C2 करके। ठीक है, ठीक है, बहुतों का आंसर भी आ गया, 240 240 240। तो C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 कर लो। C1 कितना हो जाएगा भाई बताओ, C1 का लिखते हैं A एप्सिलॉन बाय D, इसका लिखते हैं A एप्सिलॉन बाय D। ठीक है,
C1 तो ऊपर वाला है तो इसके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है। एरिया कितना होगा इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ। C1 वाले की लेंथ कितनी है भाई 8, कितनी है C1 वाले की लेंथ, टोटल लेंथ तो 8 थी, 8 में से एक चला गया तो एयर वाला 7 कितने में बचा बेटा 7 में। देखो टोटल 8 थी, एयर वाला सिर्फ 7 में आएगा तो 7 इंटू इसकी विड्थ कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 4 एप्सिलॉन एसिड रहने दो अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है दोनों प्लेट्स के बीच में 4 mm का, ठीक है 4 mm। यार चेंज ही कर लो 10⁻⁻2 और ये 10⁻⁻3 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा C2 बेटा उसका एरिया क्या बनेगा, देखो उसकी लेंथ तो 1 है, अब उसका एरिया उसकी विड्थ कितनी है, देखो उसका विड्थ कितना है 4 सेंटीमीटर है ना, 4 सेंटीमीटर, तो यानी 4 एप्सिलॉन इंटू 10⁻⁻2 अपॉन थिकनेस। डिस्टेंस कितनी है इसकी भी 4 mm है, 4 इंटू 10⁻⁻, बस इतना करना है। C इक्विवेलेंट आ जाएगा और C इक्विवेलेंट आने के बाद एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे मेरे बेटा, हाफ C इक्विवेलेंट का वोल्टेज स्केल। वोल्टेज गिवन ही है 20 वोल्ट, इजी है ना, हो जाएगा ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये तो इजी क्वेश्चन है। एक और अच्छा क्वेश्चन था, ये वाला कॉन्सेप्ट आता है ना, अगर पूरे में ना रखे सिर्फ किसी T थिकनेस पे रखते हैं तो बेटा जी, यस मैम। हाँ यस मैम। मान लो पूरा कैपेसिटर की डिस्टेंस T है और किसी थिकनेस में रखते हैं तो डायरेक्ट जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई, याद रखना पेपर में। अब पेपर में अच्छा करके आना। ओहो ये रहा मेरा फेवरेट क्वेश्चन, ये वाला करो क्वेश्चन नंबर 112। ये करो क्वेश्चन नंबर। अब मैं बता रही हूँ आधे से बच्चे तो वो ये वाला PDF खोल के बैठे होंगे। इस वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट किस किस को आता है, एक बार हैंड रेज करो जिसको कॉन्सेप्ट आता है। राहुल को आता है, ये तो मैंने सिखा दिया था राहुल को, तो आर्यन को फील्ड वर्क, चलो बहुत अच्छा। ताजिया को भी आता है, ताजिया हिमाचल वालों को तो आता ही होगा, हर्षित को भी आता है। देखो जिनको नहीं आता बेटा वो देख लो, देखो क्या कह रहा है कि 2 प्लेट्स है, ठीक है, कीर्तिका अंजलि वगैरह ये देख लो, 2 प्लेट है Q1 एंड Q2। हाँ वेरी गुड, दोनों प्लेट हैं अलग अलग। अब क्या बोला है, इन दोनों प्लेट को आपस में लेके आ गए और हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना दिया, तो ये बताओ इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो देखो कॉमन बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कैपेसिटर कैसे बनता है, कैपेसिटर कैसे बनता है, इक्वल एंड हाँ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होने चाहिए बेटा, हाँ ऑपोजिट चार्ज होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज तो है नहीं, तो यहाँ पर होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने सिखाया भी था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, देखो सबसे पहले आउटर वाली प्लेट्स का चार्ज निकाल सकते हैं कि हमेशा आउटर वाली प्लेट्स पर कितना चार्ज आएगा। तो हमेशा आउटर प्लेट पे बेटा इतना चार्ज आता है, जितनी आपके पास प्लेट है टोटल, उन प्लेट का टोटल चार्ज लिखोगे आप, जैसे Q1 प्लस Q2, यहाँ 2 ही है मेरे पास। अगर एक और प्लेट होती तो आप लिखते Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, 4 प्लेट होती तो आप लिखते Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। डिवाइड कितने से करते हैं, हमेशा 2 से, हमेशा। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ है। तो बाहर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ बेटा वो इतना डिस्ट्रीब्यूट हुआ Q1 प्लस Q2 बाई 2, यहाँ पर भी कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, मतलब जो भी आउटर प्लेट होंगी उन पर यही चार्ज आने वाला है। तो देखो अगर आउटर प्लेट पे इतना चार्ज आया और जो प्लेट ए है इसका टोटल चार्ज Q1 है और चार्ज कंजर्व रहता है जैसा तुम्हें पता है, तो बताओ इनर प्लेट पे कितना चार्ज आएगा भाई, जल्दी बताओ। आप लिखोगे जो Q1 है वो इनर शेल का चार्ज प्लस आउटर का चार्ज है, Q1 टोटल चार्ज है, आपने आउटर का निकाल लिया, तो बताओ ये कितना आ जाएगा इनर का, जल्दी बताओ।
Q1 minus Q1 Q1 minus Q upon 2C. हाँ, इधर ले जाओगे, इसको माइनस करोगे Q1 के, देखो Q1 माइनस Q1 ये आएगा तुम्हारा Q इनिशियल, मतलब इनसाइड का चार्ज। तो इनसाइड का चार्ज मेरा कितना आ रहा है भाई, Q1 माइनस Q2 आ रहा है क्या? Yes, यस ma'am. मैम, अपॉन Yes, टू। हाँ, तो देखो अब इसकी प्लेट का अंदर का साइन चार्ज आया Q1 माइनस Q2 बाई 2। अब बेटा अगर ये चार्ज इधर आ गया तो अपोजिट प्लेट में कौन सा चार्ज इंड्यूस होता है? इक्वल एंड मैम नेगेटिव। ऑपोजिट चार्ज। Opposite. हाँ, ऑपोजिट चार्ज। तो यहाँ पर नेगेटिव ऑफ इसका जो चार्ज है ना, इसका नेगेटिव आ जाएगा, यानी माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 अपॉन। तो अगर ये Q इक्वल टू CV होता है, तुमने चार्ज निकाल लिया है कि हमारा जो कैपेसिटर बना है वो Q माइनस Q2 बाई 2 से मिलके बना है, अपॉन में C कर दो और ये क्या आ जाएगी तुम्हारी वोल्टेज आ गई। तो ऑप्शन नंबर C, ठीक है, ऑप्शन नंबर C। अब देखो मान लो मैं तुमसे कहूँ कि बेटा मेरे पास चार्ज ये 2Q चार्ज है, ये मेरे पास Q चार्ज है और ये मेरे पास 3Q चार्ज है, 3 4 5 ठीक है। मुझे बताओ इनर चार्जेस, बताओ मुझे, चलो सारे बच्चे इनर चार्जेस बताएंगे प्लेट ABC पे, चार्ज बताने हैं, Minus जल्दी। 2Q. किस पे? माइनस 2Q किस पे आ गया? ABC पे चार्ज बताओ जल्दी जल्दी, कि एक ही प्लेट पे बाहर ये आएगा मैम, अंदर ये आएगा। मनीषा बताएगी। मनीषा, एक ही प्लेट पे बाहर कितना चार्ज आएगा? एक ही प्लेट पे बाहर वाला चार्ज, बाहर मतलब ये वाला, कितना? Ma'am, 2. हाँ बोलो मनीषा बोलो। हाँ देखो 2Q प्लस Q प्लस 3Q डिवाइडेड बाई 2 कितना आया? 3 4 5 6। 6Q डिवाइडेड बाई 2 कितना आया? 3Q। मनीषा 3Q आया बेटा। तो बाहर वाली प्लेट पे तो 3Q चार्ज आया ना, और इसकी भी बाहर वाली प्लेट पे 3Q चार्ज आया। तो हमने बाहर वाले चार्ज तो यही रख लिए, 3Q ये क्या आ गया, 3Q और 3Q। अब देखो इस प्लेट पे टोटल चार्ज मैम 3Q है, बेस अब बाहर वाले में 3Q आ गया, जीरो तो भी यहाँ क्या पर आता कितना है? होगा? माइनस Q। हाँ Yes, ma'am. कैसे? मैम बेस वाले के राइट साइड वाले में जीरो आ रहा है। कैसे 2Q कैसे? अच्छा मैं ए पे पूछ रही हूँ। तो देखो यहाँ माइनस Q आया, यहाँ प्लस Q आ जाएगा, यहाँ माइनस Q आ गया। मैम वहाँ पे माइनस क्यों कैसे आएगा? फिर तो जीरो हो जाएगा प्लेट पे चार्ज। एक सेकंड रुक जाओ। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 की तो 3Q टोटल आया। अगर यहाँ पर 3Q आया है भाई, और अच्छा टोटल चार्ज हमारा Q है ना इस प्लेट पे, तो इधर प्लस Q आ गया, तो यहाँ पर जीरो चार्ज आएगा ना, यहाँ पर चार्ज जीरो आया। Yes, ma'am. अब बेटा यहाँ जीरो आएगा Yes, तो यहाँ भी चार्ज जीरो आता है, ठीक है। अब सही, यस तो इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ जी बोलो बोलो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्या दिक्कत अगला आ रही है क्या क्वेश्चन। कुछ? अगला क्वेश्चन ये क्लियर है ना? कुछ Yes, ma'am. बताते तो नहीं, पता नहीं क्या करते हो। यहाँ देखो, ये गर्व आज कुछ पूछ रहा था। सवाल देखो बेटा, इस तरीके के क्वेश्चन 3 तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक तो कैपेसिटर निकालो, पोटेंशियल निकालो, और एक पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे जहां पर ये कोलैप्स होके बनती है बॉल, ठीक है। फिर एक इसी तरीके का तुम्हारा सरफेस एनर्जी में भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। जब तुम सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी पढ़ते हो
फ्लूइड्स में वहां पे भी एक क्वेश्चन आता है इस तरीके का। और ये आते हैं पीवाई, ये तुम्हारा लास्ट ईयर सरफेस एनर्जी पे पूछ लिया था क्वेश्चन 2025 में, ठीक है, 2025 में सरफेस एनर्जी पे आया था इस तरीके का सवाल। तो आप दे देते हैं, ये बहुत जेई का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है, जेई वालों का। तो देखो कैपेसिटर के लिए बेटा हमने निकालना आराम से सीख लिया था कि किसी भी स्फीयर पे पोटेंशियल कितना होता है, K कैपिटल Q बाय R होता है। पोटेंशियल का केस ये है। कैपेसिटर क्या होता है, Q इक्वल्स टू CV। तो मतलब आपको यहाँ पर Q भी लेना पड़ेगा कैपेसिटेंस में एक नया, तो यानी यहाँ पर चार्ज के साथ निकालोगे। बात आई पोटेंशियल एनर्जी की। देखो ये दो वाले तो मैंने सिखा रखे हैं ना तुम्हें, मैंने ये तुम्हें कई बार कराया हुआ है पोटेंशियल और कैपेसिटर के लिए। बताओ कि एक बार तो जैसे तुम्हारे पास 27 ड्रॉप है बेटा, मान लो कि एक ड्रॉप का चार्ज Q है, तो इस छोटी छोटी ड्रॉप से मिलके एक बड़ी ड्रॉप बनी है, तो इस बड़ी ड्रॉप पे कितना चार्ज होगा भाई, इन सबका चार्ज Q है, तो बड़ी ड्रॉप का चार्ज जल्दी बताओ मेरे बेटा कितना होगा। 27 क्यों नहीं होगा, चार्ज तो कंजर्व रहेगा ना। Yes, ma'am. करेक्ट, अगर 27 ड्रॉप, एक ड्रॉप का चार्ज Q, तो बड़ी ड्रॉप जो मिलके तुमने बना दी वो 27 Q की रहेगी। अब बेटा इसकी मान लो कैपिटल रेडियस R है और इन सबकी छोटी छोटी रेडियस स्मॉल r है। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम कंजर्व करते हैं कि भाई इनिशियल वॉल्यूम जो है फाइनल वॉल्यूम के बराबर होनी चाहिए। इनिशियल वॉल्यूम कितनी है, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई बड़ा जो ड्रॉप है उसका कैपिटल R क्यूब। लेकिन ये जो छोटी छोटी ड्रॉप है ये कितनी है, टोटल 27 है ना, तो 27 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से रेडियस कितना आ जाएगा भाई, कैपिटल R कितना आ गया, 3r आ गया है ना। यस मैम। और तुम्हें नया क्यू भी मिल गया, कितना 27 क्यू। तो अब तुम आराम से निकाल लोगे ना कि कितना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ है, पोटेंशियल तो निकाल लो। Yes, ma'am. आप लिखोगे बड़ा पोटेंशियल जो है K कैपिटल Q कितना है भाई, 27 Q अपॉन कैपिटल R कितना है, 3r। तो आप लिखोगे देखो 27/3 KQ बाय R, और छोटा KQ बाय R का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो पोटेंशियल तो तुमने बहुत जल्दी निकाल लिया। ये कितना आया भाई, 9 × 10 यानी 90 वोल्ट। तो जो नया बॉल बनेगा उसका पोटेंशियल कितना आया, 90 वोल्ट आया, निकाल लिया फटाफट। कैपेसिटेंस कैसे निकाल सकते हो भाई, जल्दी बोलो। कैपेसिटेंस P इक्वल्स टू QV, निकाल लोगे कैपेसिटेंस भी। अब बात आई पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाएगी, बताएगा कोई बच्चा, जल्दी बोलो। प्रिंस राठौर बताएगा, राठौर बताइए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताइए इस केस में। मैम हाफ CV² से भी कर सकते हैं। किससे, हाफ CV² से। हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर से आंसर आएगा क्या, हाफ CV स्क्वायर से आंसर आएगा क्या, निकाला है आपने सॉल्व करके। यस मैम आया है। यस मैम आ रहा है। हाफ CV, यस मैम आ हाफ रहा CV है। स्क्वायर करें, चलिए। और पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर है वो हाफ CV स्क्वायर स्टोर है, ठीक है। हाफ पोटेंशियल तो हमने निकाल ही लिया भाई, 90 × 90। कैपेसिटेंस निकालो भाई कितना है, जल्दी जल्दी सब लोग जल्दी बताओ। मैम छोटे वाले के 3 टाइम्स हो जाएगा। पक्का, यस मैम, क्योंकि वो 4 हो जाता है। 3 वाले का अभी तो नहीं गिवन पोटेंशियल कैपेसिटेंस। ड्रॉप है तो इसको स्फीयर मान के 4πε/r से भी कर सकते हो। यस मैम, उसी से किया, 3 टाइम्स हो जाएगा। हाँ देखो, तो ये C' तुम्हारा देखो, अगर ये बोल रहे हैं कि 3 टाइम्स हो जाएगा, तो स्मॉल वाले का है 4πε इंटू स्मॉल r लिखेंगे ना, क्योंकि 3 टाइम्स लिखा है तुमने उसके। स्मॉल r भी तो नहीं गिवन फिर हमें रेडियस। मैम उसको तो रेशियो पूछा है। यस मैम, रेशियो निकालेंगे बस। जो पोटेंशियल है ना हम उसको 9 टाइम्स ऑफ V लिख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बिगर ड्रॉप इज दैट ऑफ ए स्मॉलर ड्रॉप। अच्छा ये तो टाइम्स पूछ रहा है, एग्जैक्टली नहीं पूछ रहा।
ये Yes, आपसे ma'am. टाइम पूछ रहा है कि कितना टाइम्स आएगा, ओके एग्जैक्टली नहीं पूछ रहा है, देन इट्स फाइन, फिर तो हो ही जाएगा। देखो देख लेते हैं, सी डैश को वी को भी क्या लिख दे फिर, 9 times 9 V. टाइम्स ही लिखते हैं ना फिर। हाँ ये 9 टाइम्स ऑफ अपना यहाँ पे लिखो। देखो भाई वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा, वो आपसे रेशो पूछ रहा है। तो हाफ सी डैश हमारा कितना टाइम्स आया, 3 टाइम्स, और पोटेंशियल कितना आया वी एस का, 9 टाइम्स ऑफ स्मॉल वी। तो आप लिखोगे 9 टाइम्स ऑफ स्मॉल वी का स्केयर, ठीक है। सी डैश ये हो गया, तो लिखिए हाफ 9 9 जा 81 वी स्केयर, और ये 3 टाइम्स है, इसको सी एज इट इज रहने दो। तो 1/2 81 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई सी वी स्केयर, तो ये हाफ सी वी स्केयर स्मॉल वाले की हो जाएगी। 81 इंटू 3 हाफ सी वी स्केयर किसका है, स्मॉल्स का, मच वी से लिख रही, तो ये कैपिटल वी एस इसके बराबर आया। करो इसको सॉल्व, 81 इंटू 3 कितना बनेगा, 3 एकम 3 8 3 8 24 मैम 243। 243। हाँ 243 बी एस स्मॉल बॉल के, ठीक है। ठीक, ठीक है। गर्व ये तो इससे भी हो गया हाफ सीबी स्केयर से, आपने ट्राई नहीं किया था हाफ सीबी स्केयर से। देखो ये ड्रॉप है ना, तो ये ड्रॉप स्फीयर बनेगी, तो स्फीयर का हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है जो सेल्फ एनर्जी होती है। अगर वो वाला भी लगाओगे तो भी गलत नहीं होगा, और अगर स्फेरिकल कैपेसिटेंस जो है स्फेयर वाला लगा के करोगे आंसर तब भी सेम ही आना है, ठीक है। यहाँ पे 4πε0 r लगा देना तो तुम्हारे पास सी डैश आ जाएगा। अब किसी को कैपेसिटेंस भी निकालना सीखना है क्या, कर लोगे भाई, गर्म कैपेसिटेंस यस निकाल मैम, लेगा, यस मैम, निकाल हो लेगा गया था। भाई। देखो पुराने वाले का C इक्वल्स टू 4πε0 स्मॉल आर है, जो बड़ा वाला होगा उसका क्या लिखोगे 4πε0 कैपिटल आर, तो बस कैपिटल आर को क्या लिख देना है 3r लिख देना बस, ठीक है। बस करके देख लिया करो भाई, आंसर तुम लोग तो बिल्कुल ही कॉपी एक बार इसमें देख लेते हो डायरेक्ट कि मैम नहीं आ रहा। इस वाले क्वेश्चन पे बहुत बच्चे मैंने देखा था कि बहुत कमेंट कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन C1 C2 ज्यादा है। तो देखो ये वाले क्वेश्चन आते तो हैं, बट इसमें कहीं पर भी फिजिक्स का कोई इस्तेमाल नहीं है, सारा का सारा किस पे डिपेंड है, मैथमेटिक्स है ना भाई, यस मैम। फिजिक्स का कोई यूज नहीं है इसमें। तो ये तुम अपने आप देखना, मैं फिजिक्स ही सिखाऊंगी, मैथ नहीं सिखाने वाली हूँ। और ये वैसे भी आयोटाज में आंसर आ रहा है, आयोटा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जहां तक मुझे याद है, आ रहा था। इमेजिनरी रूट्स आ गए आयोटा, ठीक है। जिस शिफ्ट में ये आया होगा वो बच्चा बोल रहा होगा मैथ्स में फिजिक्स है या फिजिक्स में मैथ्स। ये वाला क्वेश्चन कर लिया था भाई, ये वाला करेंगे सब बच्चे। चलो इसी बहाने तुम्हें सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला तो याद हो गया, स्फीयर का 3/5 kq²/r। भाई इसमें बस मोमेंटम कंजर्व करना है, एक्स वाई में अलग अलग करना बस। An electron with kinetic energy given enters between the parallel plate of the capacitor at an angle alpha. At an angle alpha. प्लेट के साथ एंगल अल्फा बना रहे हैं।
भाई काइनेटिक एनर्जी देखो, हाफ काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ और मास तो दोनों का सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट k1 बाय k2 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 के होल स्क्वायर पे डिपेंड कर जाएगी। तो तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है बस। ये तुम्हारे पास प्लेट है, ठीक है। अब देखो कह क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है k1 एनर्जी के साथ, जो एंटर करता है ऑलरेडी एंगल अल्फा बनाता है प्लेट के साथ, ठीक है। एंगल अल्फा बना रखा है भाई उसने प्लेट के साथ, मतलब ये उसकी वेलोसिटी रही होगी इनिशियली, और ये यहाँ पर कितना एंगल बना रहा होगा, एक प्लेट के साथ सपोज करो यहाँ पर एंगल बना रहा है अल्फा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी सिंपल सी बात है, वेलोसिटी v1 होगी। तो बेटा ये वाली वेलोसिटी कौन सी हो गई उसके पास, y डायरेक्शन में vy, देखो ये vy हो गई ना, तो ये हो गई v, मान लो वेलोसिटी v1 cos अल्फा, ठीक है। ये कहां पर हो गई, x डायरेक्शन में v1 sin अल्फा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, प्लेट को किसी एंगल पे ही लीव करके जा रहा है, मतलब ये क्या होगा, ऐसे जाएगा 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 टकराएगा भाई, ठीक है। मान लो ये यहाँ पर टकरा गया, और टकरा के भी कितने एंगल्स पे लीव करके जा रहा है इसको, देखो ये टकराया और ये टकरा के वापस ऐसे चला गया, और कितने एंगल से टकरा के वापस जा रहा है, बीटा एंगल पे। बीटा, तो बीटा एंगल पे मतलब इसकी वेलोसिटी भाई कैसे बनाओगे, मान लो ये इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, तो ये वाला एंगल कौन, ये वाली वेलोसिटी की होगी v2 cos बीटा। साइन वाली वेलोसिटी कहाँ बनेगी इसकी, ऐसे v2 sin अल्फा, ठीक है। अब x और y दोनों में वेलोसिटी है, मोमेंटम कंजर्व कर लो, मोमेंटम इन x एंड मोमेंटम इन y। मोमेंटम इन x डायरेक्शन क्या हो जाएगा भाई, चलो पहले x डायरेक्शन में कंजर्व करते हैं। हमारे पास x डायरेक्शन में मोमेंटम p1 इक्वल्स टू p2 के बराबर होना चाहिए था। इनिशियली कितनी वेलोसिटी है x डायरेक्शन में, v1 sin अल्फा इक्वल्स टू, ये किसके बराबर हो गया भाई, v2 sin अल्फा, ना वो v2 sin बीटा होगा ना, हाँ v2 sin बीटा, हाँ v2 sin बीटा होगा ना। और अगर y में करेंगे तो y डायरेक्शन में ये हो जाएगा तुम्हारा v1 cos अल्फा इक्वल्स टू, सेम ही डायरेक्शन में आ गई, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए एक में माइनस साइन लगा लो, v2 cos बीटा। ये अगर पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इलेक्ट्रॉन मैम डायरेक्शन, आ चुके डी ऑप्शन। अरे रुक जाओ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सेटअप होगा, तो पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ पे किस डायरेक्शन में लगनी चाहिए, ये तो दोनों में सिर्फ लगेगी हमारी एक्स डायरेक्शन में, है ना। देखो इलेक्ट्रिक वेलोसिटी आएगी, मतलब तुम्हारे पास चार्ज पार्टिकल आया, तो पार्टिकल के पास एक्स और वाई दोनों में वेलोसिटी है। अब ये देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल की कौन सी वेलोसिटी पे एक्ट कर रही होगी, एक्स वाली वेलोसिटी पे, एक्स वेलोसिटी पे तो एक्ट करेगी, एक्स डायरेक्शन में है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना,
जो कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी पे लगेगी। वाई वाली वेलोसिटी में तो क्या होगा, जितनी वेलोसिटी से आएगा उतनी वेलोसिटी से एग्जिट कर जाएगा ना, बिकॉज वाई में क्या है, देयर इज नो, इन वाई देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नो चेंज इन मैग्नीट्यूड, राइट, ऑफ नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो कोई चेंज नहीं होगा मैग्नीट्यूड में, तो चेंज इन मोमेंटम भी कैसे निकालोगे फिर, यहाँ पर वाई डायरेक्शन में सेम ही हो जाएगा, जितने से आया उतने से रिबाउंड करके। मान लो जैसे तुमने बॉल ली, बॉल को दीवार में मारा, दीवार ने वापस उसको फेंक दिया है ना, तो मोमेंटम तो कंजर्व रहा ना, उसमें मोमेंटम कंजर्व रहेगा उस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर चेंज नहीं आएगा वाई में, चेंज किस में मिलेगा, एक्स डायरेक्शन में। तो अपनी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, v1 sin अल्फा इक्वल टू v2 sin अल्फा, v2 sin बीटा। एक cos स्क्वायर कैसे आ रहा है फिर, मैम कॉस कंपोनेंट लेंगे ना। आंसर डी कैसे दे रखा है, एक्स डायरेक्शन में तो हमारा v1 sin अल्फा आ रहा है ना, v1 sin अल्फा। मैम वाई वाली डायरेक्शन की वेलोसिटी से करेंगे तो आंसर सही आ रहा है। एक सेकेंड, डी ऑप्शन नहीं है क्या इसका, ऑप्शन तो डी दे देता है। एक्स डायरेक्शन में तो साइन कंपोनेंट आया है ना, अगर ये एक्स से ये अल्फा एंगल बना रहा है किसी एक प्लेट से, तो एक्स डायरेक्शन में तो अपना v1 sin अल्फा ही बनेगा, और एक्स में ये बनेगा cos अल्फा ही में cos। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज भी एक्स में आना चाहिए, तो एक्स में तो हमारे पास ये वाला कंपोनेंट है ना, साइन अल्फा साइन बीटा, तो v1 बाय v2 इक्वल्स टू साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा। यहाँ पर मोमेंटम नहीं नहीं, अच्छा एक सेकेंड, एक्स डायरेक्शन में तो मोमेंटम चेंज हुआ है ना, वाई में कंजर्व रहा है, एक सेकेंड, वाई में मोमेंटम कंजर्व है ना, एक्स में तो चेंज हुआ है, तो ये वाली इक्वेशन तो यहाँ लगेगी ना, सिर्फ कॉस अल्फा में मोमेंटम यहाँ तो बराबर ही नहीं होगा, p1 इक्वल्स टू p2, देयर इज सम चेंज इन वेलोसिटी है ना, v1 sin अल्फा, तो यही वाला लगेगा यहाँ पे, v1 बाय v2 इक्वल्स टू cos बीटा अपॉन cos अल्फा, और इसका ये स्क्वायर हो जाएगा, तब बनेगा ये आंसर है ना, cos स्क्वायर बीटा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, देखो भाई कॉन्सेप्ट सही लगा रहे थे कि मोमेंटम जो कंजर्व रहेगा वो किस डायरेक्शन में रहेगा, वाई डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी को चेंज करेगी, वाई एक्स कंपोनेंट का, एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है, लेकिन वाई कंपोनेंट में तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लगा सकते हैं P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल, समझ गए। तो इसीलिए इसको वाई कंपोनेंट से लेके करेंगे, तब तुम्हारा आंसर डी आएगा। देखो ऐसे ही होता है, एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी का रेशो पूछा है उसने, K1 रेशो K2, हाँ काइनेटिक एनर्जी का रेशो, इसलिए वेलोसिटी का स्क्वायर करना। देखो समझ में आया हमने मोमेंटम वाई वाला क्यों लिया है, बिकॉज वाई में मोमेंटम कंजर्व है, इसीलिए वाई में v1 cos अल्फा v2 cos बीटा हो सकता है, गॉट इट। यस मैम। एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी को चेंज कर देगी। चलो इन्होंने भी यही कहा करा होगा।
इसके बाद एक और क्वेश्चन था इसमें बढ़िया था, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। 120 इजी सा ये, जल्दी करो। हो जाएगा। 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर C1 इज फर्स्ट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। इस C1 को 10 वोल्ट पे चार्ज किया गया बैटरी से, देन बैटरी हटा दी। कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर, फिर इसके साथ दोबारा कनेक्ट किया गया। तो चार्ज ऑन C2 जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएगा तो वो बताओ क्या होगा। C2 का चार्ज निकालना है। फाइंड द चार्ज ऑन C2। 16 16 16 मैम 16 आ रहा है। अच्छा कैसे आया फिर? मैम पहले हमने C1 में चार्ज निकाल लिए, उसके बाद C1 C2 का कॉमन पोटेंशियल निकाल के C2 पर ठीक, कर लिया। वेरी गुड। देखो भाई C1 पे पहले तुम चार्ज निकाल लोगे, 10 वोल्ट में कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा? C इक्विवेलेंट उसका 2 माइक्रोफैराड इंटू 10 वोल्ट, यानी 20 माइक्रोकूलम का चार्ज स्टोर करके बैठा है ये। जब अब तुम इसको कनेक्ट कर दोगे आपस में C1 और C2 को, तो C1 के पास चार्ज है 20 माइक्रोकूलम, C2 के पास कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। C2 के पास 0 कूलम चार्ज है, देयर इज नो चार्ज, बट इसके पास कैपेसिटेंस है 8 माइक्रोफैराड। तो क्या लगाओगे तुम? Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो V कॉमन निकाल लोगे भाई। Q1 तो कितना है? 20 माइक्रोफैराड। Q2 तो कुछ भी नहीं है। अपॉन में क्या लिखोगे? C1 प्लस C2 इक्वल्स टू V कॉमन। करेक्ट, यही करना है ना बेटा जी? इजी कर लिया होगा आई थिंक सबने। V कॉमन आने के बाद C2 पे चार्ज कितना हो जाएगा? Q2 डैश इक्वल्स टू C2 मल्टीप्लाई बाय V कॉमन, ठीक है। C2 तुम्हारे पास 8 माइक्रोफैराड है ही, V कॉमन आई थिंक 2 आया होगा, तभी आंसर 16 आया है, ठीक है। 16 ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चलो ये वाला करेंगे। प्लेट्स बनानी आनी चाहिए। कैपेसिटर में प्लीज बिना चीटिंग के बढ़िया नंबर ले आना। तुम लोग चीटिंग मत करना। तुम लोगों को कैपेसिटर भी, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत पढ़ाया था। जिस चैप्टर में मैं ज्यादा पढ़ाती मुझे लगता है उसमें कम नंबर लेके आते हो, जो नहीं पढ़ाते उसमें बढ़िया ले आते। क्या करते हो पता नहीं। क्वेश्चन को देख के डरना मत, पहले ही बता रही हूँ। कभी क्वेश्चन को देख के डर जाओ, सोचना कि हो सकता है कि नहीं। करो करो, अच्छा क्वेश्चन। तो प्लेट के सबसे पहले नाम दे दो। प्लेट 1 2 3 4। देखो पहले 1 2 प्लेट, फिर 2 3 और फिर 3 4, यानी तुम्हारे 3 कैपेसिटर बनेंगे, ठीक है। और ए और सी से कनेक्ट करना है। तो देखो पहले मान लो मैम 2 आ रहा है। हाँ, पहले आपने फर्स्ट और 2 प्लेट कनेक्ट करी, ये तुम्हारी प्लेट ए। अच्छा ए बी से नाम दे दो, ए और बी।
अब देखो, अब बी किसके साथ कनेक्ट होगी, सी के साथ, तो हम यहाँ पर भी बी को सी के साथ कनेक्ट करेंगे। अब बी ऑलरेडी किसके साथ कनेक्ट है भाई, बी डी के साथ कनेक्ट है, और फिर सी को डी के साथ करना है। लेकिन बी डी के साथ कनेक्ट है, मतलब कि कैसे कनेक्ट होगी, पैरेलल में कनेक्ट होगी। ये डी आया होगा और ये प्लेट सी आई होगी, राइट। इस तरीके से कनेक्शन बना होगा कुछ। और फिर ए किसके साथ कनेक्ट है, ए किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं है, ए तो नहीं है किसी के साथ कनेक्ट, ऐसे ही है, ठीक है। तो देखो सबका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सी सी सी, ये दोनों सीरीज में, सॉरी पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा 2C, 2C और C सीरीज में, तो कितना हो जाएगा 2/3C। निकाल लोगे ना कैपेसिटेंस, यस मैम। 2/3C आ गया, बस C की वैल्यू रख देना, C इक्विवेलेंट आ जाएगा 2/3C। पैरेलल प्लेट में C होता है A/2। तो तुम्हें एरिया दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी हुई है 3/2 सेंटीमीटर, बस यही वैल्यू रखनी है, आई थिंक हो जाएगा इजी। तो ये प्लेट वाले क्वेश्चन भी आएंगे, इन्हें देख के भी मत घबराना, कर लेना। अच्छा, किसी ने कोई और क्वेश्चन देखा है जो अच्छा सा क्वेश्चन हो? मैम वो डायगोनल वाला ही बस नहीं हो रहा था। ये वाला रिजल्ट याद रखना, क्यू इंड्यूस, कि कितना चार्ज इंड्यूस होता है कैपेसिटर की प्लेट पे, भाई Q इंटू 1-1/K, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी यही होती है। ये वाला रिलेशन भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-1/K हो जाता है इंड्यूस्ड वाला, ठीक है। ये वाला हो गया था, देखो ये भी इंटीग्रेशन वाला है, सुमित ये हो गया था। नो मैम। ये भी नहीं हुआ था मैम लेकिन सर ने बता दिया था कैसे होगा। कौन से सर ने? नोमान सर। मैम इसको सीरीज में लेके सॉल्व कर लेंगे, 2 कैपेसिटर मान के और इंटीग्रेट कर लेंगे। हाँ, ये तुम्हें नोमान सर ने करा दिया था, नोमान सर ने कराया था? अच्छा, ग्रुप पे भी पूछ लिया ये क्वेश्चन तुमने? यस मैम, मैंने 2-3 दिन पहले पूछा था। ठीक है, और डाउट ग्रुप में भी शायद किसी ने अपने पर्सनल में भी पूछा था, शायद प्रिंस ने ही पूछा था। ठीक है, फिर अगर हो गया है तो। आर्यन तुम्हारा हो गया था बेटा? यस मैम। चलो बहुत बढ़िया, फिर तो ये वाले क्वेश्चन की कह रहे हो क्या? इस वाले क्वेश्चन में, थीटा वाले में? यस मैम। मैम एक और टाइप की होता है जो बीच में से डायगोनल डाल देते हैं, एक में पहले K1 डाल देते हैं इस साइड और इस तरफ K2 डाल देखो देते हैं। ये सेम क्वेश्चन आर्यन ने पूछा था, ग्रुप पे पड़ा हुआ है, इस तरीके का होता है वो डायगोनली। यस मैम। सेम ऑलरेडी कराया हुआ है। यहाँ पे कुछ कैपेसिटेंस होगा C1, यहाँ पे कुछ कैपेसिटेंस होता है C2। इसका एक मैंने ऑलरेडी ग्रुप पे भेजा हुआ है, उस क्वेश्चन को करने में मुझे कम से कम 15 मिनट लग गए थे, ठीक है, बहुत लेंथी होता है। आर्यन बताओ कैसे किया था?
मैम सबसे पहले मैम एक मैम इसका सॉल्यूशन मैंने ग्रुप पे भेज दिया है मैम। अच्छा, सॉल्यूशन ही भेज दिया। नहीं, जो मैंने भेजा था वो है, यस मैम वो भी है। वो वाला भी मैम भेजता हूँ। ग्रुप पे। बेटा इस वाले क्वेश्चन का मैंने बहुत इन डिटेल भेजा था सॉल्यूशन, वहां से देख लेना। ये आर्यन ने तो बहुत जल्द पता नहीं क्या कर रखा है, जल्दी जल्दी में कर रखा है। मैम भेज दिया। वाओ, देखो स्टोर करके रखता है बच्चा। अब देख लो ये कैसे किया। हाँ, बहुत लेंथी है। हाँ बोलो आर्यन, क्या कह रहे हैं? मैम 3-4 बार देखना पड़ा था फिर हुआ था मैम। हाँ है ना लेंथ, इसकी इंटीग्रेशन भी बहुत डिफिकल्ट थी। मैंने तुम्हें दे दी थी इंटीग्रेशन, तो फिर मैंने बाद में करके ही दे दी थी। एक बार यहाँ से देख लेना, अगर समझ में नहीं आता है तो। देखो यहाँ पर करते क्या है हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कट करना पड़ता है इस वाले। ये एडवांस लेवल में आते हैं, ये अब नहीं आएंगे जेई में, पर फिर भी देख लो। ये एलिमेंट कट करोगे, देखो इसका डिस्टेंस तो ये तो सेम ही रहेगा अपना एरिया ए, ठीक है। इसकी जो तुम्हें डिस्टेंस दी हुई है पैरेलल प्लेट का, ये इसका डिस्टेंस बी है, लेंथ ए, ठीक है। कैपेसिटेंस दोनों के मान लो C1 C2 है, इसका डाइलेक्ट्रिक K2 होगा, इसका डाइलेक्ट्रिक कुछ मान लो K1 होगा। अब कैसे सॉल्व करना होता है ये क्वेश्चन, इसमें हम लेंथ मान लेते हैं कि हमारे पास, सपोज करो मैं यहाँ से चलती हूँ, यहाँ से मैं मान लेती हूँ कि मैंने कुछ दूरी पे एक थिकनेस का कैपेसिटेंस कट किया है, कुछ प्लेट का जिसकी थिकनेस dx है। ये एक एंड से x दूरी पर है, तो इस एंड से ये a माइनस एक्स की दूरी पे हो जाएगी। अब मैं मान लेती हूँ कि मेरी ये दूरी बेटा y है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, देखो ये वाली टोटल d है, तो ये d माइनस y हो गई दूरी। ये एलिमेंट कट किया है तुमने, बस एक एंड से x थिकनेस, ये मतलब इसमें दोनों तरफ से लेना पड़ेगा, x में और y में दोनों तरफ से होगा, ठीक है। अब देखो अब क्या बनेगा तुम्हारे पास, ये पॉइंट मान लो B है, दिस पॉइंट इज C एंड दिस पॉइंट इज A। अब देखो, अब तुम जब क्या होगा, जब तुम इसका कैपेसिटेंस लिखोगे ना, तो तुम्हारे पास दो वेरिएबल आ रहे हैं यहाँ पे, x में भी और y में भी। देखो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर तुम्हारे पास जो वेरिएबल है ना, जब इंटीग्रेशन करने बैठते हो तो दो पॉइंट में आते हैं, एक x में भी आ रहा है और y में भी आ रहा है। और इंटीग्रेशन के दौरान हम एक ही वेरिएबल रख सकते हैं ना, उससे ज्यादा होंगे तो हम नहीं कर पाएंगे सॉल्व। तो इस दूरी को सेटल करने के लिए क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को थीटा में ले लेते हैं, किसी एक वेरिएबल को थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं कि आसानी से काम हो जाए। देखो कैसे, मेन समझ लो, इंटीग्रेशन खुद कर लेना। अब मान लो मेरे पास ये ट्राइंगल मैं सपोज कर रही हूँ कि ट्राइंगल एबीसी बना हुआ है। अब देखो ये बेटा, ये छोटा वाला ट्राइंगल और इसका ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है ना, देख पा रहे हो, मैं हाईलाइट करती हूँ। ये रुक जाना, कोई जाएगा नहीं, जिनको ये एक छोटा ट्राइंगल हो गया और फिर एक ये बड़ा ट्राइंगल, ये सिमिलर ट्राइंगल हो गए ना, एबीसी, और एक छोटू ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल में हम क्या कर सकते हैं, सिमिलर ट्राइंगल में हम इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाते हैं कि जैसे इसकी साइड जो x है ये किसके बराबर हो जाएगी, इस बड़े वाली साइड के x/a। ऐसे इसकी जो छोटू लेंथ है y, ये किसके बराबर हो जाएगी, इसकी बड़ी लेंथ के d के। अब देखो तुमने एक वेरिएबल को तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो कि y को तुमने x के टर्म्स में लिख लिया, ये लो, बस इतना ही काम था। यहाँ पे दो वेरिएबल थे x y और एक को तुमने x के टर्म्स में कर दिया, हो गया बस काम सारा। अब तुम कैपेसिटेंस लिखोगे, देखो C1 का आप लिखोगे dC1। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, इसका कैपेसिटेंस K1 है, ठीक है, K1। बेटा एरिया क्या होगा बताओ, एरिया क्या लिखोगे आप, मैम ADX। देखो ये तो पूरी लेंथ तो A ही है ना इसमें, ये तो पूरा A, ये लेंथ तो पूरी A आ रही है ना, एरिया होता है हमारा लेंथ इनटू विड्थ। इस प्लेट की लेंथ तो कंप्लीट आ रही है, तो एरिया में A तो पूरा लिखोगे, थिकनेस कौन सी लिखोगे भाई,
एरिया इंटू विड्थ कितना लिखोगे कि इसकी छोटी सी थिकनेस ली है मैंने, कितनी dx, तो एरिया इंटू dx हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये स्मॉल d किसके बराबर होगा भाई इसका, b माइनस वाई। देखो इतना ही है ना k1, देखो यहाँ से ध्यान से बेटा k1 बस इतना ही है ना, इतना। और ये डिस्टेंस हमने कितनी मानी है, d माइनस वाई, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, d माइनस वाई। हो गया dc1, इक्वेशन 1 आ गई। ऐसे dc2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, dc1 आ गया, dc2 भी लिख दोगे ना ऐसे ही। और फिर दोनों को किस में कर दोगे, किस में है ये, सीरीज में कि पैरेलल में, बताओ। सीरीज में है, फिर दोनों को बाद में सीरीज में ऐड कर देना। इसका कंप्लीटली सॉल्यूशन ग्रुप में है, आप दूसरा देख सकते हो। और इंटीग्रेट कर देना, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे इसको, इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा भाई, इस पूरी थिकनेस का, ये पूरी थिकनेस dx इतनी है ना, स्टार्ट कहां से हुई है, यहाँ से लेके c तक, यानी 0 से लेके c तक, इसका 0 से लेके a तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। ये है इसका आंसर। अब देखो y है ना यहाँ पे, अब dx भी है y भी है। अब y को क्या लिख सकते हो तुम, x d बाई a, यहाँ पे y को चेंज कर देना इन टर्म्स ऑफ x, इसलिए बस ये सिमिलर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है भाई। और सेम ही कॉन्सेप्ट इस वाले क्वेश्चन में भी लगेगा, 131 में भी tan थीटा करके कुछ निकालना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे। तो ये दोनों क्वेश्चन है, बस अब एक बार देख लेना, ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। अब तो नहीं आते ये पेपर में, ठीक है। अब तो ये एडवांस में ही पूछा जाएगा 25 में, जैसे बच्चों का हाल है। सुमित कुछ पल्ले पड़ा, यस मैम, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। एक बार सॉल्यूशन से देखना, खुद से 2-3 बार करोगे तब समझ में आएगा। इसमें तुम्हें बीच में एक वेरिएबल कट करना पड़ता है, और वो वेरिएबल k1 में भी है और k2 में भी है। तो k1 का आधा हिस्सा, इस थिकनेस का आधा हिस्सा k1 में है, आधा हिस्सा k2 में है। तो वो जो थिकनेस है ना y और d माइनस वाई, और एक वेरी कर रहा है फिर तुम्हारा x एक्सिस में भी, इंटीग्रेशन dx में। तो बस उस तरीके से करना पड़ेगा। एक बार खुद से सॉल्व करना, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है भाई। मैम अगर कैपेसिटेंस आ जाएगा तो दोनों का तो मतलब लगभग एक जैसे मतलब उसमें आएगा, तो दोनों को सीरीज में लगाना है। कैसे, क्या कह रहे हो, मतलब दोनों का जब आएगा मेरे पास हाँ कैपेसिटेंस, दोनों को सीरीज में लगाना पड़ेगा, सीरीज में मतलब वही। 1 बाय करके ठीक है मैम। सीरीज में लगाना पड़ेगा। ग्रुप पे कंप्लीट सॉल्यूशन है, एक बार ग्रुप में अगर इंटीग्रेशन भी ना आ रहा हो, अभी आर्यन ने भेजा है, मैंने उसको सेंड किया था, वहां से यू कैन चेक। इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी अगर तुम्हें ज्यादा है तो एक बार देख लेना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो तुम्हें आ गया है कैपेसिटेंस का, इसे देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलो फिर बेटा, ठीक है। देखो इस तरीके का क्वेश्चन देख लेना, ये वाला कर लोगे इस तरीके का क्वेश्चन। यस मैम, मैं तो अपने क्लास में करवाया था। हाँ ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अगले वीक हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, ईएमआई। ईएमआई से लास्ट ईयर में बच्चे बहुत डर गए थे, तुम मत डर जाना, वो उन्होंने क्लास में आना बंद कर दिया था। वो कहते मैम ये चैप्टर छुड़वा दो, दूसरा चैप्टर करवाओ आप। मैंने बोला नहीं, तुम पढ़ो चुपचाप। वो कहते मैम ये चैप्टर ही छोड़ दें क्या पेपर में। मैंने बोला नहीं, फिर तुम्हें जेई छोड़ देगा। मैम इसमें भी क्या एक्सेप्शन है क्या केमिस्ट्री के जैसे? कैसे? एक्सेप्शन है क्या केमिस्ट्री के जैसे? नहीं नहीं, एक्सेप्शन कुछ नहीं, मुझे तो आसान लगता है। पता नहीं उन लोगों को भी क्यों टफ लग रहा था। उसमें कुछ डायरेक्शंस वगैरह होती है ना, डायरेक्शन, जैसे अभी तुमने राइट हैंड थंब रूल, ये रूल वो रूल, उसमें डायरेक्शन के साथ आंसर आते हैं उसमें भी, तो इस वजह से थोड़ा सा बच्चे घबरा जाते हैं, बाकी और कुछ नहीं। ईएमआई में तो ज्यादा पाम रूल लगता है। हाँ इजी है ईएमआई। जब ऑप्टिक्स चलेगा ना, मॉडर्न फिजिक्स चलेगी, जब तुम बहुत रिलैक्स हो जाओगे एकदम, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें। मॉडर्न फिजिक्स तो इतनी आसान है, पढ़ी होगी तुम में से कुछ लोगों ने तो, कवर भी कर दी होगी एक आधों ने तो, आर्यन जैसे बच्चों ने। नो मैम। संदीप ने पढ़ ली होगी। संदीप कहाँ है?
संदीप पूरा सिलेबस कवर करके बैठा है, आया ही नहीं है, आया है। मैं बता रही हूँ संदीप ने पूरा सिलेबस कवर कर रखा है 12th का ऑलरेडी, और 11th की रिवीजन चल रही है उसकी। ठीक है, तुम लोग अपने आपस में कंपटीशन हो सारे ही, तो एक दूसरे से कंपटीशन की भावना रखो और बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आओ, पढ़ते रहो। हाँ, प्रिंस को तो भूल ही नहीं सकते, प्रिंस तो तुम लोगों के सपने में आता होगा। प्रिंस के मार्क्स तो तुम लोगों को सपने में आके डराते होंगे। प्रिंस, हाँ प्रिंस। मैम मैंने क्या कर दिया? नहीं नहीं, प्रिंस के मार्क्स तो सपने, भाई प्रिंस तुम्हारे मार्क्स डरा रहे हैं बच्चों को, कोई नहीं, ये भी तुम्हारे लेवल तक पहुंच जाएंगे धीरे धीरे, मेहनत करते रहो, ठीक है। हाँ देख, 1 बजे तक एक्टिव रहता है ये, पढ़ता है वो। प्रिंस तुम इन्हें थोड़ा सा ना टिप्स देना कि तुम अपना टाइम मैनेज कैसे कर लेते हो। आई थिंक मोस्टली बच्चों को टाइम मैनेज का इशू आ रहा है ना, जैसे धनंजय है, इसको थोड़ा टाइम का इशू है ना। कृतिका को भी है, कृतिका कहाँ गई है? यस मैम। कृतिका टाइम का इशू है ना बेटा, थोड़ा सा रहता यस है। मैम। हर्षित का नाम नहीं लिया, बट उसने थम्स अप करके याद दिला दिया है कि मैम मैं भी इसी टीम में हूँ। तो ठीक है, ऐसे ही हंसते खेलते तुम्हारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 2 महीने में, और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन, पता भी नहीं चलेगा कब जेई तुम्हारे सर पे होगा, और मैं तुम्हें बोल दूंगी बेटा ऑल द बेस्ट, कल तुम्हारा जेई का एग्जाम है, ठीक है। तो वो दिन कभी भी आ सकता है, पढ़ाई के लिए अपना रेडी रहो, और जितना तुम लोग स्ट्रेस लेके कम पढ़ोगे ना, देखो मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जितना स्ट्रेस लेके कम पढ़ोगे ना, स्ट्रेस बिना होके पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे। जेई 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 करते रहोगे सारा दिन रात, जेई जेई, सपनों में भी जेई आ रहा है, और पता नहीं अपने दोस्त को भी जेई के नाम से बुला रहे हो, हैं? फिर नहीं होगा कुछ। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस फ्री होके पेपर देना है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम बस अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं, हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं साथ के साथ, तो एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। चलो अब अपना जो काम है तुम्हारा वो काम कर लो, डिनर कर लो, लंच कर लो, जो करना है कर लो। मैम, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आए? चार्जिंग डिस्चार्जिंग के बेटा देखो, अभी तक पीवाईक्यू में तो कुछ क्वेश्चन तो देखने को मिले नहीं, और मोस्टली अगर आएगा भी तो एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। वो हम लोग कवर कर लेंगे जब तुम्हारा फुल सिलेबस हो जाएगा, अभी इस टेस्ट के लिए करने की जरूरत नहीं है, अभी तुम मत करो इस टेस्ट के लिए, एक क्वेश्चन छोड़ भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, बाय।